हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हम लोग पेपर वन जो यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया एंड अब रिसर्च एप्टीट्यूड भी आपका 90% कंप्लीट है। तो आज हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं एंड ये पता करेंगे कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसमें जो है क्वेश्चन आप देख सकते हैं एकदम टाइप वाइज है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। एज आपको अगर पता होगा कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको पेपर वन में या फिर पेपर टू दोनों ही एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। तो आज हम देख सकते हैं यहाँ पर 100 पीवाईक्यू को अच्छे से जितना हो सके इसमें से पीवाईक्यू को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि आपको कितना याद हुआ है एंड मेरे जो लेक्चर्स है उससे कितना ज़्यादा सॉल्व हो रहा है। और अगर कुछ भी न्यू टॉपिक इसमें मिलता है तो यहीं पर सॉर्ट आउट कर लेंगे उसको एंड आई होप आप इसको इन्जॉय करेंगे। देख सकते हैं इस टाइप से पूरा बनाया गया है एंड जो भी थोड़ा बहुत टॉपिक अगर छूट गया है तो वो आप खुद से ट्राई करो कि कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो मेरा जो गलती था ना कि पीवाईक्यू हम अच्छे से नहीं किए थे एग्ज़ाम के टाइम पे, तो पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये गलती फिर से मत दोहराओ, मेरा जो गलती था उसी से सीख के पीवाईक्यू को एकदम अच्छे से करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिफाइन रिसर्च। रिसर्च का डेफिनेशन पूछा। देखो ये पीवाईक्यू है, आप देखो कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो रिसर्च का डेफिनेशन, तो रिसर्च का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़ा था आप ही बताओ। जो सिस्टमेटिक वे से क्या करेगा, सिस्टमेटिक वे से आपको डिफाइन करेगा, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव ज़्यादा नहीं रहेगा, अनबाइज्ड रहेगा, जो रिसर्च मतलब ऐसा रिसर्च होगा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होगा, तो उसी को बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा आप बताओ, यहाँ पे आंसर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रिसर्च का क्या होता है। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, इतना इजी क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। डिस्कवरी करना न्यू फैक्ट का, है ना। यहाँ पर देखो क्रिटिसाइज करना, किसी चीज़ को क्रिटिसाइज, कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना। और ये खुद से बना हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इंश्योर द रिसर्च फाइंडिंग आर इंडिपेंडेंस ऑफ द रिसर्चर पर्सनल बायस। तो कौन सा बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंश्योर करता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए और कोई भी बायसनेस नहीं आना चाहिए। तो क्या हो सकता है बताओ। हम लोग सब्जेक्टिव होंगे कि अपने से कुछ भी स्टोरी बनाएंगे, नहीं, हम लोग फैक्ट पे बात करेंगे। और फैक्ट पे बात करना यानी कि ऑब्जेक्टिविटी होगा। ए रिसर्च स्टडी दैट कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर रिसर्चर्स अंडर अ सिमिलर कंडीशन एग्जिबिट्स। तो देखो मतलब जैसे कि एक साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, कुछ रिसर्च करता है, वो अपना प्रूफ करता है, वो जो भी प्रूफ करता है दूसरा साइंटिस्ट भी उसी चीज़ को अगर प्रूफ करे सिमिलर मेथड से, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेप्लिकल। तो एक जो रिसर्च होता है वो बेस्ट तभी होता है जब आप उसको बार बार रेप्लिकेबल कर सकते हैं और उसको जेनरिक होना चाहिए। वो जो भी रिजल्ट आता है वो बहुत ही जेनरिक होना चाहिए, तभी उसको हम लोग अच्छा रिसर्च बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो आप ये बताओ कि साइंटिफिक रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इतना सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या नहीं बता सकते बताओ। क्या वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, यस होना चाहिए। इंपेरिकल यानी कि ऑब्जेक्टिव में बात करना चाहिए, एब्जॉर्ब करके वो होना चाहिए, तो यस वो तो होता है। कंट्रोल्ड वे में होता है, लेकिन क्या वो इंट्यूटिव होना चाहिए, क्या अपने मन से अगर कुछ आपको फील आ रहा है, कुछ गट फीलिंग आ रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप रिसर्च करेंगे क्या, कभी नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसमें नॉट पूछा है तो नॉट को आप हमेशा हाईलाइट करो एंड देन उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। एम्पिरिकल रिसर्च इज बेस्ड ऑन, एम्पिरिकल रिसर्च क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जो खुद के एक्सपीरियंस से एंड खुद के एब्जॉर्वेशन से जो भी हम लोग रिसर्च करते हैं, तो उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। नेक्स्ट आता है द क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज प्राइमरली जज्ड बाय। तो उसका क्या होता है, हम लोग किसी भी रिसर्च को कैसे जज करते हैं कि वो एक अच्छा रिसर्च है या नहीं है, तो उस कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना वो सही तरीके से किया गया है, इस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक रिसर्च किसको बोलेंगे, तो वैसा रिसर्च जो क्या हो स्टेप बाय स्टेप किया जाए, जिसको क्वालिटेटिव रिसर्च भी हम लोग बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। तो इसका आंसर भी बी नंबर है। ठीक है, इस ऑलमोस्ट सबका बी ही आंसर है क्या, अरे यार तो सब में, हाँ नहीं ए भी है। ठीक है, कहाँ गया, कहाँ था। विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म्स डिस्क्राइब द एबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इट्स क्लेम टू अ मेजर। तो मेजर हम लोग कैसे करते हैं, तो वो कितना वैलिड है उस पर हम लोग देखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे,
वैलिडिटी। ठीक है, देखो जो हम लोग को होता है ना वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, रिलायबल कितना है यानी कि वो कितना ज़्यादा हम लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं, रेप्लिकेबल कर पा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। वैलिडिटी यानी कि आप उस चीज़ को हम लोग वैलिड मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसका जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए वो वैलिड है या इनवैलिड है। मतलब हो सकता है ना कि जो आप जो सैंपल ले रहे हैं वो सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, तो इस पर हम लोग का वो जो क्लेम होता है वो डिपेंड करता है। ठीक है, ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ फिजिबल ओनली व्हेन, वो कब फिजिबल होता है, कब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, मतलब ईजी होता है, तो वो कब होता है जब उसको हम लोग अच्छे से सर्च कर सकते हैं, अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, उसका डाटा रिसोर्स अच्छे से रहे, तब वो हम लोग उसको इजीली रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। अब आता है दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट में है टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में। रिसर्च अंडरटेकन टू सॉल्व इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। देखो इमीडिएट, पहला देखो कीवर्ड्स पकड़ो, इमीडिएट होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होना चाहिए। तो इमीडिएट और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब भी रहे तो वो क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है। वहीं पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहे, इमीडिएट भी रहे, लेकिन वो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का ना रह के वो बहुत ही जेनरिक रहे, जैसे कि मतलब एक स्कूल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो एक्शन रिसर्च में आएगा। वहीं पर आपका पूरा ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाइड रिसर्च में आता है। अब आता है फंडामेंटल रिसर्च। क्या होता है, जो बहुत ही बेसिक रिसर्च होता है, जो प्योर रिसर्च होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। एक्शन रिसर्च जो इमीडिएट होगा एंड साथ में क्या होगा, बहुत ही स्पेसिफिक होगा। ठीक है, तो उसको एक्शन रिसर्च बोलते हैं। अप्लाइड रिसर्च इज डिजाइन टू, तो ये क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का के लिए किया जाता है और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी किया जाता है। ठीक है, तो अप्लाइड रिसर्च इसका आंसर हो जाएगा। व्हेन लिटिल इज नोन अबाउट रिसर्च, हम लोग को बस थोड़ा बहुत ही पता है रिसर्च के बारे में और हम लोग उसको जानना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, हम लोग को बताए ना, जब हम लोग बहुत ही अननोन है और उससे नॉन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। रिसर्च दैट स्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट। देखो वर्ड को समझो, कीवर्ड। मेरा अगर टाइप ऑफ रिसर्च अगर वीडियो देखें तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिसर्च कब बताते हैं हम लोग, कॉज जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट तभी ना होता है जब हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पर आंसर भी एक्सप्लेन वाला है, तो जब हम लोग को कॉज एंड इफेक्ट के बारे में तो एक्सप्लेन करने वाला है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कब होगा, जब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कोई सिचुएशन को, कोई कैरेक्टरिस्टिक को ना, जब डिस्क्राइब करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। विच टाइप ऑफ रिसर्च इवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस और सक्सेस ऑफ अ स्पेसिफिक इंटरवेंशन प्रोग्राम और पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी के बारे में या फिर कोई भी प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में अगर हम लोग पता करते हैं तो बताओ कैसा रिसर्च होगा। तो इवेल्यूट लिखा हुआ, तो इवेल्यूट रिसर्च ही होगा, क्योंकि प्योर रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं, जो न्यू थिंग्स को खोजता है। इथनोग्राफी यानी कि कोई आप स्पेसिफिक नेटिव पर्सन का अगर आप सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं तो इथनोग्राफी होता है। एक्सप्लोर करना यानी कि बहुत ही कम चीज़ पता है, उसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर करके जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च स्टडी, देखो हम लोग दो तरह का रिसर्च पढ़ते हैं, एक होता था हम लोग का क्रॉस सेक्शनल, अगर आप लोगों को याद होगा क्रॉस सेक्शन, वो वाला जो मेरा टाइप ऑफ रिसर्च है ना, उसमें बहुत ही व्यूज़ कम गया है, 7-8 व्यूज़ गया है, यानी कि कोई देखा नहीं है। अगर वो वीडियो आप अगर देख लेंगे ना तो ये वाला क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका अलग से प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। बारिश हो रहा है इधर और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ साथ में, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ था, हाँ, लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च उस रिसर्च को बोलेंगे जिसमें क्या होता है, जैसे कि मानो कि कोई एक स्टूडेंट है, जो बच्चा 6 क्लास में है, वही बच्चा वो क्या हुआ 7 क्लास में गया, वही बच्चा जब 8 क्लास में गया, फिर 9 क्लास में गया, तो उसके हाइट में जो डिफरेंस चेंज हुआ, हम एक ही बच्चे को देख रहे हैं, अगर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रिपीटेड टाइम पे कर रहे हैं सेम बच्चे पे, तो ये लॉन्ग मेथड होता है। तो ये जो रिसर्च होता है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। फिर आता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। ऐसा रिसर्च होता है जिसमें क्या करते हैं, जैसे 6 क्लास का स्टूडेंट को लिए, 7 को लिए, 8 को लिए, 9 को लिए, सबका डिफरेंस एक ही बार देख लिया हाइट का कितना है। तो अगर सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम में अगर रिसर्च कोई करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। वहीं पर अगर हम लोग एक ही बच्चे पे अगर एक लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च बोलते हैं। अब आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, हम लोग दो तरह का रिसर्च पढ़ें। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो क्या होता है, पॉजिटिज्म में आता है एंड पोस्ट पॉजिटिज्म में आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च रिलाई मेनली ऑन, तो किस में होता है, हम लोग इमेज पे, सब्जेक्टिव होता है, न्यूमेरिकल डाटा होता है क्या, नहीं होता है, स्ट्रिक्ट लैब में काम होता है क्या, नहीं होता, मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि नहीं होता। तो आप अगर ये तीनों ही काट देते हैं तो आपको पता चलेगा कि 3 सिमिलर लाइन पे बात कर रहा है और एक जो ऑप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट बात कर रहा है, तो वही आपका आंसर बनेगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। मिक्स्ड मेथड ऑफ रिसर्च क्या होता है, जिसमें आपका क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, सिंगल स्टडी सब कुछ मिक्स रहे, तो वही कहलाएगा। तो ये हो गया टाइप ऑफ रिसर्च। आपको देख सकते हैं कि कितना ईजी क्वेश्चन आता है। कॉन्सेप्ट रिसर्च इज रिलेटेड टू
तो जो क्या करेगा, नया कॉन्सेप्ट पे, फिलोसफी पे और एब्स्ट्रैक्ट पे बात करेगा। एम्पिरिकल रिसर्च किसको बोलते हैं, तो रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ और जो एब्जॉर्ब करते, इससे पहले भी एम्पिरिकल वर्ड को हम लोग समझे थे कि एब्जॉर्ब करना, किसी भी बच्चे का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करके राइट डाउन करना, तो उसी को बोलते हैं एम्पिरिकल रिसर्च। एक्शन रिसर्च डिफर फ्रॉम द रिसर्च टाइप अदर रिसर्च टाइप प्राइमरली बिकॉज इट्स फाइंडिंग आर वेरी, क्या होता है, लोकल प्रॉब्लम का सॉल्व करता है। हम इससे पहले भी बताएं कि एक्शन और अप्लाइड में यही अंतर है कि एक्शन लोकल प्रॉब्लम रहेगा, बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, लेकिन अप्लाइड रिसर्च वो जेनरिक होगा और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। देखो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो ना हो इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी बोल रही हूँ, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है, बट क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होने से क्या होता है ना कि रिटेंशन, वीडियो का रिटेंशन घट जाता है, लोग देखते नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा लॉन्ग ज़्यादा मैं करना नहीं चाह रही हूँ, तो जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, 26 से 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। चलो 50 तक आज हो जाएगा तो बहुत है। इन विच रिसर्च मेथड इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट टू एब्जॉर्व इट इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखो एक पे क्या कर रहे हैं हम लोग, जब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि मान लो कि हम लोग चाय जो पी रहे हैं, सुनो एक सेकेंड अच्छे से करते हैं, हम लोग जो टी कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लोग का स्लीप साइकिल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको देख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो कॉज एंड इफेक्ट, और जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात करें तो वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या कोई हम लोग वेरिएबल में चेंज कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही हो चुका होता है। सर्वे में हम लोग को प्लेस टू प्लेस जाके चेक करना पड़ता है, और केस स्टडी बहुत ही डीप डाउन किसी भी स्टडी को पढ़ के किया जाता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होता है, तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च उस रिसर्च को बोलते हैं जिसमें कोई घटना, कोई इंसिडेंट पहले ही घट चुका होता है। देखो तो अगर कोई घटना पहले ही घट चुका होगा तो क्या उसमें हम लोग मैनिपुलेशन कर पाएंगे, क्या उसका वेरिएबल्स में नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आफ्टर द इवेंट हैज़ ऑलरेडी अकर। जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो चुका है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में आएगा। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च रिलाइड हैविली ऑन, किस पे रिलाइड करता है, तो हम लोग का हिस्ट्री के बारे में अगर जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, आर्कोलॉजिकल एविडेंस हो गया, कोई बुक्स लिखा हुआ है, कोई सिक्का मिल गया, तो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो रिसोर्स होता है उस पर हम लोग का डिपेंड करता है। फिर आता है एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इन हिस्टोरिकल रिसर्च इज यूज्ड टू डिटरमाइन। तो अगर आपका क्रिटिसिज्म होता है, कुछ थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होता है, तो वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक बनाते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि यार कोई बाहर से क्रिटिसाइज कर देगा, तो थोड़ा सही लिखते हैं, ज़्यादा खुद का जो फीलिंग होता है, खुद का जो थिंकिंग होता है उसको नहीं डालते हैं। इंटरनल क्रिटिसिज्म मतलब क्या होता है कि आपके अंदर जो रहेगा, आपके अंदर जो ट्रस्टवर्दीनेस, आप कितना सच बोलना चाहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर के डर से, इंटरनल मतलब खुद के अंदर में आपका कितना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी है। इथनोग्राफी रिसर्च क्या होता है, इज एन डेप्थ स्टडी ऑफ, तो क्या होता है, पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर नेटिव पर्सन के बारे में अगर हम लोग पता करते हैं तो किस में आएगा, इथनोग्राफिकल रिसर्च में आएगा। ए डिटेल्ड इंटेंसिव स्टडी ऑफ सिंगल केस, एक सिंगल केस के बारे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब सिंगल केस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, केस स्टडी उसी को ना बोल देते हैं। जैसे कि मान लो कोई मर्डर कर दिया और उसको हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं कि वो कितने लोगों का मर्डर किया, वो सीरियस किलर है, वो क्या कर रहा है, तो ये जो हम लोग करते हैं तो इसी को बोलते हैं केस स्टडी। क्वासी एक्सपेरिमेंट रिसर्च लैक्स, तो क्या हो रहा है कि जो क्वासी एक्सपेरिमेंट है लेकिन वो थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट है, तो ये क्या होता है, किसी जो होता है ना बहुत ही कम लोगों में किसी रैंडम असाइनमेंट को हम लोग जब करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन लगवाने का एक मात्र मेरा अगर मोटिव अगर बोला जाए तो वो है कि आप जो पढ़े हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं समझा जा रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करी कोई एटलीस्ट डिस्क्राइब कर दूँ कि आंसर क्या होगा। ठीक है, सर्वे रिसर्च इज़ अ प्राइमरी यूज। तो सर्वे कब होता है, हम लोग प्लेस टू प्लेस जाके इंटरव्यू करके क्वेश्चन पूछ के, जैसे कि 2011 का सेंसस हुआ, 2011-2021 का सेंसस हो रहा, तो सर्वे करने के लिए लोग आते हैं ना घर पे, तो वो क्या करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन पे हम क्वेश्चन पूछ के इंटरव्यू लेके डाटा कलेक्ट करते हैं। फिनोमेनोलॉजी एज अ क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स M2। तो ये क्या होता है, देखो सबसे पहले तो देखो आप ये तीनों चीज़ देखो, छोटा छोटा दिख रहा है और एक ही लॉन्ग दिख रहा है, एग्जाम में जब समझ में नहीं है ना, तो जो ज़्यादा डिस्क्राइब करते हुए दिख रहा है ना, तो वो भी बहुत बार आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ये क्या करता है, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। फिर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च क्या होता है कि ये जो होता है बहुत ही आप पर्सन टू पर्सन जाके क्या किया, डेटा को कलेक्ट किए हैं एंड देन जनरेट किए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। कंटेंट रिसर्च या एनालिसिस इज यूज टू एनालाइज, तो एनालिसिस किसका करेगा, तो वो ऑडियो कम्युनिकेशन और कंटेंट का करेगा। डेवलपमेंट रिसर्च क्या करेगा, तो वो डेवलपमेंट को, चेंजेस को देखेगा कि किसी पर्सन पे एक टाइम पीरियड में क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है,
ये ना बहुत ही कम कम आता है, बट आया हुआ है तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर स्टडिंग इमीडिएट स्कूल लेवल पेडागोगी प्रॉब्लम। देखो स्कूल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है तो वो कैसा है, एक्शन रिसर्च। ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ते हैं टाइप 4 वेरिएबल एंड रिसर्च डिजाइन। तो वेरिएबल एंड रिसर्च डिजाइन चलिए पढ़ते हैं। द वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या होता है, जो रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। जिस जो 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 हेड होता है, जिस पे हम लोग कोई, अगर हम लोग उस पर क्या करते हैं, कोई चेंजेस लाते हैं तो उस पर जो चेंज होता है, उस पर जो उसके कारण जो दूसरे पे चेंज होता है तो उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। और पहला वाला को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम लोग जब चाय पीते हैं तो हम लोग के दिमाग में क्या असर हो रहा है जब टी पी रहे, तो टी जो पीना ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उससे हम लोग का दिमाग पे क्या असर हो रहा है वो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, आपको समझ में आ रहा है। फिर आता है द वेरिएबल दैट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज। तो देखो वैसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से चेंज हो रहा है, रिजल्ट में चेंज हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। वेरिएबल दैट ऑपरेट इन स्टडी बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन हाइपोथेसिस येट कैन अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड। देखो वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो मेनली आपका पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है लेकिन वो डिपेंडेंट वेरिएबल का हेल्प कर रहा है, तो वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल तो नहीं होगा। कोर वेरिएबल कैसे होगा, क्योंकि वो तो पूरा पार्टिसिपेट नहीं ना कर रहा, तो वो कोर वेरिएबल भी नहीं होगा। कांस्टेंट वेरिएबल कैसे होगा, जब वो पार्टिसिपेट परफेक्टली नहीं कर रहा है, बस वो सपोर्ट करने का काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, एक्स्ट्रानियस वेरिएबल। इन इंटरव्यूइंग और इमीडिएट वेरिएबल, तो वो क्या होता है, इंटरवेनिंग करना, किसी से हम लोग बात करते हैं। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन बताता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच का रिलेशन को जो बताएगा उसी को क्या बोलेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। फिर आता है ए मॉडरेटिंग वेरिएबल। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या होता है, जो रिलेशन को, स्ट्रेंथ को बताए कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है दोनों के बीच में। इंडिपेंडेंट को जैसे चेंज कर रहे हैं तो डिपेंडेंट में कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इसको अगर कोई बताएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, मॉडरेटिंग वेरिएबल। रिसर्च डिज़ाइन रेफर टू, रिसर्च डिज़ाइन किसको दिखाता है, तो वो एक क्या करता है, स्टडी है, स्टडी के बारे में ये बताता है। गुड रिसर्च कैसा होगा बताओ, मिनिमाइज किस में रहेगा, तो सिस्टमेटिक एरर कम रहेगा, बायसनेस भी कम रहेगा, एंड वाइल मैक्सिमम रिलायबिलिटी, यानी कि रिलायबल हो सकते हैं, रेप्लिकेबल वो होगा, और वैलिडिटी जो रहेगा उसका वो भी ज़्यादा रहेगा, उसमें बायसनेस जो रहेगा वो बहुत ही कम होगा, उसी को क्या बोलेंगे, गुड रिसर्च बोलेंगे। फिर आता है कंट्रोलिंग एक्सट्रानियस वेरिएबल इज एन एक्सपेरिमेंट इनहेंस। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल को इनहेंस करते हैं, एक सेकेंड, देखो एक्सट्रानियस वेरिएबल एक्सपेरिमेंट को जब हम लोग बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी जो होता है वो कम हो जाता है। देखो हम लोग का दो तरह का वैलिडिटी होता है, एक होता है इंटरनल वैलिडिटी जो हम लोग का खुद का थॉट प्रोसेस होता है, और एक होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी जो बाहर के लोगों का थॉट प्रोसेस होता है। तो जब हम लोग बाहर के बहुत सारे लोगों का थॉट प्रोसेस को चेक करते हैं, क्योंकि रिसर्च जो होता है वो बहुत ही जेनरिक होता है, वो बस आपका थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है, तो वैसा रिसर्च जिसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी ज़्यादा रहे वो ज़्यादा बेटर कहलाता है एज कम्पेयर टू इंटरनल वैलिडिटी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नियस वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट को इन्हेंस करते हैं तो वो क्या होता है, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जनरलाइजिबिलिटी, सॉरी यार मेरा बोलने का तरीका, एक सेकेंड, जनरलाइजिबिलिटी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग टू वाइडर पॉपुलेशन रिलेटेड टू। तो हम लोग जब क्या करेंगे, जनरल करने का कोशिश करेंगे और वाइडर पॉपुलेशन से हम लोग बातचीत करेंगे तो वो कैसा रिसर्च कहलाएगा, एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाएगा, क्योंकि जनरल करने का कोशिश कर रहे हैं। ब्लाइंडिंग इन एक्सपेरिमेंट रिसर्च वेयर पार्टिसिपेंट डू नॉट नो इफ दे आर इन अ कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज यूज टू कंट्रोल फॉर। तो क्या करते हैं अगर देखो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, रिसर्चर को ये बताते ही नहीं है कि उनको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कुछ किया जाए, ताकि उस पर क्या है, कोई बायसनेस ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब आता है हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ए टेंटेटिव, बोलते बोलते ना थक जा रहे हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट टाइम है जब मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करा रही, तो मुझे भी बहुत थोड़ा डर लग रहा है, बट अच्छा भी लग रहा है कि फाइनली कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, ए टेंटेटिव प्रोपोजिशन और एजुकेटेड गेस
फॉर्मुलेटेड फॉर एम्पेरिकल टेस्टिंग इज कॉल्ड। देखो, एक टेंटेटिव आप क्या कर रहे हैं, एजुकेटेड गेस करके कुछ आप लिख रहे हैं एंड देन उसको आप सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, टेंटेटिव जो हम लोग गेस को लिखते हैं तो हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक है, तो ये वाला भी आप पढ़ना, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, H0 जिसको बोलते हैं। नल हाइपोथेसिस जो वो होता है, देखो हाइपोथेसिस दो टाइप का होता है, एक होता है H1, एक होता है H0। H0 जो होगा वो नल हाइपोथेसिस होगा और ये जो होगा रिसर्च हाइपोथेसिस होगा। ये H1 हाइपोथेसिस क्या करता है ना, समझ जाओ, टॉपिक को समझो बस, ये जरूरी नहीं है कि आपको टाइम ज़्यादा ये ज़रा। H1 जो देखो, जैसे कि मान लो हम, मेरा हाइपोथेसिस ये निकला कि एक मेडिसिन खाने से वेट लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ये हो गया H1 हाइपोथेसिस में ये बोल रहा। तो उसी का अपोजिट में उसको उसको रिजेक्ट, मतलब इसलिए क्या करना होगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा। तो नल हाइपोथेसिस वो होगा ना, वो बोलेगा कि ये मेडिसिन जो होता है ना, ये वेट लॉस नहीं करता है। तो अगर मेडिसिन वेट लॉस नहीं करता, अगर इसको हम लोग रिजेक्ट मार देते हैं, यानी कि ये वाला अपने आप सही हो गया। हाइपोथेसिस जो होता है दो कैटेगरी में होता है, एक होता है H1 होता है, एक होता है H0। मानो कि एक दवाई मेडिसिन लेने से हम लोगों का हाइट इंक्रीज कर रहा है। अगर हाइपोथेसिस 1 जो बोल रहा है कि ये मेडिसिन बना है और इसको हम लोग का हाइट इंक्रीज करता है अगर मेडिसिन लेते हैं हम, तो H0 जो रहेगा वो हाइपोथेसिस ये बनाएगा कि ये मेडिसिन वर्क नहीं करता है। अगर H0 हाइपोथेसिस यानी कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, यानी कि वो जो बोलते हैं नहीं करता वो अगर गलत कर देते हैं, इसका मतलब हाँ वो काम करता है, तो ये H1 हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा कि सही है। तो इसी तरह होता है H1 और ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर, अगर आपको नहीं पता, और इसी को नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो अब चलो पढ़ते हैं। नल हाइपोथेसिस स्टेट दैट कि उन लोगों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो सिग्निफिकेंट रिलेशन बिटवीन नल हाइपोथेसिस, दोनों हाइपोथेसिस की दोनों जो कॉज एंड इफेक्ट है वो दोनों में काम नहीं कर रहा है। वहीं पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोलेगा कि सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, ठीक है। ए डायरेक्शनल हाइपोथेसिस प्रेडिक्टेड, ये क्या कहता है, जो एक डायरेक्शनल होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला मुझे नहीं लगता कि ये सब फिर से पूछेगा। ये टाइप 1 टाइप 2 रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस, देखो कि नल हाइपोथेसिस को देखो, जैसे देखो H0 है ना, H0 है, वो अगर रिजेक्ट हो जाता है, वो अगर रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाता है, और तो यानी कि H1 क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। मानो कि एक मेडिसिन है जो बोल रहा है कि हाइट इंक्रीज करते हैं, और H0 जो होता है वो रिजेक्ट मार देता है, लेकिन रियल में उसका काम हो सकता है कि कुछ एरर होने के कारण वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग का गलती से रिजल्ट क्या आ गया, H0, यानी कि हम लोग को 0 हो गया एंड वो नल हाइपोथेसिस हुआ। तो ये किस टाइप का एरर हो जाएगा, वो टाइप 1 एरर होगा। ये ज्यादा खराब एरर हो जाएगा क्योंकि ये मार्केट में आ जाएगा, फिर दिन लोग खाएंगे, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। तो इस टाइप का जो गलती होता है इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। एक्सेप्टिंग और फेलिंग टू रिजेक्ट फॉल्स नल हाइपोथेसिस, अगर मान लो कि हाइपोथेसिस फॉल्स है, यानी कि H1 जो है, H0 जो है ना वो सही आ गया, लेकिन जो H1 था ना वो हम लोग का रियल में सही था, मतलब हम लोग का हाइट बढ़ रहा था इस दवाई को खाने से, लेकिन हम लोग का जो नल हाइपोथेसिस में ना वो चीज रिजेक्ट होकर बोला कि नहीं ये नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा वाला सही हो गया। अगर इस टाइप का एरर होता है तो इसको टाइप 2 एरर यानी कि बीटा एरर बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, यानी कि अल्फा रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग, तो अल्फा जब भी अल्फा वाला होगा तो वो क्या होगा, टाइप 1 एरर होगा। जो भी मेरा जो हाइपोथेसिस और टाइप 1 टाइप 2 वाला वीडियो अगर देखें तो उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगा। टू टेल टेस्ट इज यूज्ड व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है जो नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। वन टेल कब होता है, जब वो क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। एंड कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताएं। डिडक्टिव रिसर्च किससे स्टार्ट होता है, इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई भी थ्योरी या कोई भी जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने पे डिपेंड करता है कि सच है या नहीं। अगर सही हुआ तो डिडक्टिव रिसर्च सही माना जाएगा। सैंपल टेक्निक एंड एरर, अब आता है प्रोबेबिलिटी सैंपल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। इन विच टाइप ऑफ सैंपल डज एवरी मेंबर ऑफ टारगेट पॉपुलेशन। देखो ये जो क्वेश्चन है 61 नंबर, इसमें हम लोग जो सैंपल टेक्निक पढ़ने वाला है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सैंपल टेक्निक है जिसमें हम क्या नॉन जीरो चांस, यानी कि नॉन जीरो यानी कि जीरो नहीं, यानी कि सबका इक्वली चांस रहेगा। तो ऐसा कौन सा टेक्निक होगा जिसमें सबका इक्वली चांस होगा, तो आप बताओ किस में हो सकता है। प्रोबेबल सैंपल में होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में होगा, ओके। क्योंकि सबका इक्वल चांस है, यानी कि सबका प्रोबेबिलिटी है कि वो सिलेक्ट हो जाए एज अ सैंपल। अब आता है जो हम लोग पढ़े थे सिंपल, जो हम लोग प्रोबेबिलिटी सैंपल पढ़े थे उसमें हम लोग एक ट्रिक याद किए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो SSC ऐसे याद रखो। तो इससे जो भी होगा आपको आराम से एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा। S से सिंपल रैंडम, फिर स्ट्रेटिफाइड, फिर और एक क्या होता है सिक्वेंशियल। सिंपल रैंडम होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है, सिक्वेंशियल होता है, और C फॉर क्लस्टर होता है। तो ये जो होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इंश्योर दैट, ये क्या चीज़ इंश्योर करता है कि किसी भी एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैज़ इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन। तो यही होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इनकी जैसे मान लो बहुत सारे सैंपल है, आप रैंडमली किसी एक को चूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। व्हेन अ पॉपुलेशन इज अ हेट्रोजेनस, तो देखो होमोजेनस और हेट्रोजेनस दो टाइप का होता है। होमोजेनस उसको बोलेंगे जैसे मान लो कि मेल पॉपुलेशन में ही हम लोग को अपना जो भी सैंपल चूज करना है। अगर हेट्रोजेनस होगा यानी कि उसमें दो आता है, एक होता है स्ट्रेटिफाइड और दूसरा क्या होता है हम लोग का क्लस्टर। तो इसमें क्या हेट्रोजेनस बोल रहा है, सिस्टमेटिक क्या होता है होमोजेनस में होता है, ठीक है। स्नोबॉल एंड कोटा सैंपलिंग, ये जो होता है ये आपका
नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में आता है, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसका एग्जाम्पल होगा। आप बस ना कीवर्ड को देखो, मेरा आप देखो क्या मैं कीवर्ड को नहीं भी कीवर्ड को फाइंड आउट करके आंसर निकाल पा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हाँ। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कीवर्ड को ध्यान दो ताकि आप सही से कर पाए। सिलेक्टिंग एवरी केथ नंबर, यानी कि देखो केथ नंबर मतलब कोई भी n नंबर का आप सिलेक्ट करें, जैसे कि मान लो कि 1 2 3, तो आपको बोला गया है ना कि हर जो एक नंबर छोड़ के आपको चूज़ करना है, तो आप 1 के बाद 3 चूज़ करेंगे, देन आप 5th चूज़ करेंगे, तो इस तरह से होगा। तो यही इसको केथ नंबर को चूज़ करने के बाद किया जाएगा। तो वो किस टाइप का होगा, सिस्टमेटिक होगा, एक सिस्टम में कर रहे हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, तो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपल का एग्जाम है। फिर आता है क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर मतलब क्या, तो जो पहले से बना हुआ है, ग्रुप बने हुए हैं, और उसमें आप अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई सिटी बना हुआ, कोई स्कूल का ब्रांच है, तो उस टाइप का जो सैंपलिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपल। देखो यहाँ पे लिखा है रैंडमली सिलेक्टिंग एंटायर नेचुरल ग्रुप, यानी कि पहले से बना हुआ। वहीं पर स्ट्रेटिफाइड में जो होता है आप उसको खुद बनाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्लस्टर सैंपल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल मेथड। तो देखो SSC आपको याद करवाए थे, तो स्ट्रेटिफाइड, एक सेकेंड, स्ट्रेटिफाइड, सिंपल एंड सिस्टमेटिक, ये सभी क्या है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल का एग्जाम्पल। नॉन प्रोबेबिलिटी का स्नोबॉल हो जाएगा, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। स्नोबॉल सैंपलिंग कैसा होता है, जैसे देखो एक पर्सन दूसरा पर्सन का आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेगा, उसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। इसमें कैसा होता है, एक सेकेंड, देखो स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, जैसे कि एक मान लो कि कोई ड्रग एडिक्ट, और वो ड्रग एडिक्ट को पता रहेगा दूसरा ड्रग एडिक्ट कौन है, तो इस टाइप को वो क्या करेगा, अपना बताएगा। तो हम लोगों को एक इसमें क्या होता है, चेन सिस्टम होता है, एक पर्सन दूसरा पर्सन के बारे में बताता है, फिर दूसरा तीसरा चौथा के बारे में बताता है। तो इस टाइप का जो सैंपलिंग होता है इसको स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं। तो एक टारगेटेड पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, और ये बहुत ही रेयर होता है, हिडन होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक चेन सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, पता करते हैं। वहीं पर कोटा सैंपलिंग क्या होता है, तो एक कोटा को फुलफिल कर रहा है, एक सेकेंड, कोटा सैंपलिंग ना प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जांपल, अगर मैंने पहले अगर बताया होगा नॉन प्रोबेबिलिटी का तो वो गलत होगा, ठीक है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक आपका, मानो कि स्पेसिफिक एक कोई मतलब आप ये क्या बोलते हैं यार, कोई वर्ड आ नहीं रहा, स्पेसिफिक आप कोई एक लिमिटेशन लगा दिए कि अगर आपके पास ये डिग्री है तभी आप इस सैंपल के लिए आ सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मेल और फीमेल दो कैटेगरी है, हेट्रोजेनस है, एंड दोनों में ही आप बोले कि जो ग्रेजुएट लेवल के हैं उनको ही सैंपल में चूज़ किया जाएगा। तो इस तरह का जो सैंपलिंग होता है ये क्या होता है, कोटा सैंपलिंग कहलाता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, तो ये किसके बराबर होगा, ये स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के बराबर होता है, क्योंकि इसमें भी क्या करते हैं हम लोग एक लिमिटेशन लगाते हैं एंड उसके थ्रू करते हैं। तो कोटा सैंपलिंग क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अभी फिर से हम कंफ्यूज हो गए थे, कोटा सैंपलिंग जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। वही हम पहले सोचे ना कि हम तो कोटा तो नॉन प्रोबेबिलिटी में पढ़े, बट हमको यहाँ बस कोटा देखे एंड देन सोचे कि स्ट्रेटिफाइड का एग्जाम्पल बोल रहा है तो शायद ये प्रोबेबिलिटी का होगा, ऐसा सोचे। तो थैंक यू, सॉरी इसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वीनियंस सैंपलिंग रिलाई ऑन, किस पे रिलाई करता है, कन्वीनियंस किस पे होता है हम लोग को। तो जब हम लोग मानो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग को जो इजी वे में हम लोग को मिल गया, जिसको हम लोग ईजिली हम लोग जिसको मिल गया एंड जिससे हम लोग को ज़्यादा टफ काम नहीं करना पड़ा, तो हम लोग को जो हम लोग का कोडिंग मिल गया, सामने में जो मिल गया उसी को हम लोग अपना सैंपल मान लेते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस सैंपलिंग। पर्पसिव सैंपलिंग या फिर जजमेंटल सैंपलिंग उसको बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं जो भी रिसर्चर होता है वो अपने पर्पस के लिए अपने जजमेंट और खुद का मतलब पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उनको जो अच्छा लगता है उस अकॉर्डिंग वो लेते हैं, खुद का उनका बायसनेस होता है, तो इसको बोलते हैं पर्पसिव सैंपलिंग। तो द रिसर्चर स्पेसिफिक जजमेंट रिगार्डिंग विच पार्टिसिपेंट बेस्ट फिट द स्टडी पर्पस, उसी को क्या बोलेंगे, जजमेंटल या फिर पर्पसिव सैंपलिंग। और ये क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एग्जाम्पल होता है। सैंपल एरर अराइज, सैंपल एरर कब अराइज होता है बताओ, ये PYQ है। अब देखो जो लॉन्ग स्टेटमेंट है ना मोस्टली आप देखो वही आंसर है, ठीक है। तो सैंपल एरर कब अराइज करता है, जब क्या होता है हम लोग एंटायर पॉपुलेशन को अगर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल चूज कर रहे हैं, खुद का बायसनेस है, आप सही तरीके से सैंपल को चूज नहीं कर रहे, तभी आपका सैंपल एरर होगा। तो बस वही आंसर है। एज अ सैंपल साइज इंक्रीज सैंपल एरर जनरली क्या होगा, वो हमेशा डिक्रीज होगा। मानो कि आप 5 लोगों में क्या कर रहे हैं, एक पर्सन को चूज कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल के रूप में। तो हो सकता है कि 5 लोग एक ही टाइप के हो या फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस। वहीं पर आप मान लो 100 लोगों में अगर अपना सैंपल चूज कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वाइडर पॉपुलेशन में आप उस सैंपल को चूज कर रहे हैं तो जनरल वो ज़्यादा होगा, जेनरिक होगा ज़्यादा, इसमें आपका बायसनेस नहीं होगा। और ये क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी सैंपल होगा। तो इससे क्या होगा, तो जब भी आपका सैंपल साइज इंक्रीज होता है तो सैंपलिंग एरर क्या होता है, हमेशा डिक्रीज होता है। ठीक है, नॉन सैंपलिंग एरर इंक्लूड्स, तो इसमें क्या होते हैं, सैंपलिंग में कोई एरर नहीं होगा तो बायसनेस नहीं होगा, डाटा एंट्री में मिस्टेक नहीं होगा। तो इस टाइप का चीज़ होती है। आप बहुत इजी क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। तो छोड़िए इसको, नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन टूल्स एंड टेक्निक। देखो ये जो होता है मेजरमेंट स्केल होता है, हम लोग मेजरमेंट स्केल में पढ़ते हैं। सबसे बड़ा जो सबसे हाई लेवल का होता है वो रेशियो होता है, जिसमें स्पेसिफिक डेटा के बारे में बात करता है। इंटरवल लेवल उसके बाद होता है, जिसमें नॉन जीरो वैल्यू होता है, लेकिन ऑर्डिनल और नॉमिनल से अच्छा होता है। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर या रैंक के बारे में बताएगा, और नॉमिनल बस क्लासिफिकेशन करता है, इसमें रैंक के बारे में भी पता नहीं चलता है। तो आपका रेशियो पहले, फिर आपका इंटरवल, देन आपका ऑर्डिनल एंड उसके बाद नॉमिनल होता है। नॉमिनल जो मेजरमेंट स्केल होता है वो सबसे लो लेवल का होता है, इसमें बस क्लासिफिकेशन के बारे में पता चलता है। ये जो होता है इसमें क्लासिफिकेशन और ऑर्डर और रैंक के बारे में पता चलता है, बट कितना डिफरेंस है दो लोगों के बीच में वो नहीं पता चलता है। इसमें क्या होता है, क्लासिफिकेशन रैंक के बारे में पता चलता है, इसमें हम लोग को डेटा मिलता है, बट हम लोग दोनों के बीच में स्पेसिफिक डेटा हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि डिग्री सेल्सियस में चेंजेस होता है डे टू डे लाइफ में, या फिर कैलेंडर का कोई डेट हो गया, तो ये जो होता है आपका इंटरवल स्केल में आता है। वहीं पर रेशियो स्केल में आपको कोई सैलरी आपको मिल रहा है, आपका एज कितना, आपका हाइट कितना, आपका वेट कितना है, तो इसमें हम लोग स्पेसिफिक डेटा मिलता है, जिससे हम लोग प्रीवियस डेटा से क्या कर सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेशियो स्केल। आई होप आपको ये समझ आ गया, एंड अब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज एन एब्सोल्यूट ट्रू जीरो पॉइंट। एब्सोल्यूट ट्रू जीरो पॉइंट यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता है, तो ये क्या होगा, आपका रेशियो स्केल होगा, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पता है। बाकी तीनों को क्या एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वीडियो से भी आप ऑलमोस्ट सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मेजर करते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, तो इसमें क्या होता है, हम लोग का जो सेल्सियस और डिग्री जो सेल्सियस होता है वो चेंज होता है। तो क्या होगा, वो हम लोग को एब्सोल्यूट नॉन जीरो नहीं होता है, इसमें कुछ भी वैल्यू आता है तो ये एब्सोल्यूट, तो इंटरवल इसका आंसर होगा। कैटेगरी रिस्पॉन्स बाय जेंडर मेल फीमेल, अगर कैटेगरी बना रहे हैं मेल है फीमेल है, अगर ऐसा रहेगा बस कैटेगरी कर रहे हैं, रैंक नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, नॉमिनल हो जाएगा। और अगर रैंक या ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑर्डिनल हो जाएगा। तो देखिए बस 5 मिनट आप सुन लेंगे तो उसी से आपका ये सब चीज सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछना इज अ बेस्ट डिस्क्राइब एज अ प्रिंटेड और डिजिटल सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर डायरेक्टली बाय रिस्पोंडेंट। ठीक है, एंड इंटरव्यू शेड्यूल डिफर फ्रॉम क्वेश्चनियर बिकॉज, इंटरव्यू कैसे अलग होता है, जो शेड्यूल जो होता है इसमें क्या होता है, वो इंटरेक्शन करता है। ठीक है, शेड्यूल जो होता है रिसर्चर वो क्या करता है, मतलब तुरंत एक सेकेंड, जो शेड्यूल जो होता है वो उसमें रिसर्चर क्या करता है, अपना इंटरेक्शन तुरंत करता है, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्ड, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्व इन्वॉल्व किस में होता है, तो आप जब रिसर्च करेंगे तो एब्जॉर्व कब करेंगे, आप ही बताओ, डे टू डे लाइफ में। और ये सबसे बड़ा भी दिख रहा है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये सही होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा है। प्रोजेक्टिव टेक्निक इज ए साइकोलॉजिकल रिसर्च आर यूज्ड टू, प्रोजेक्टिव टेक्निक इज ए साइकोलॉजिकल रिसर्च आर यूज्ड टू, यानी कि ऐसा हम लोग का साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि हम लोग का थिंकिंग पैटर्न से रिलेटेड कुछ भी होगा, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का हो जाता है कि हम लोग का कुछ मोटिव रहे, उसको सॉल्व करने के पीछे हम लोग को कोई मोटिव रहे, कोई हम लोग सोच रहे हैं कि इसको रिसर्च को कंप्लीट करने से हम लोग को कुछ फ़ायदा होगा, तो खुद का जो हम लोग का प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे डिज़ायर होते हैं। ट्राईएंगुलेशन इन रिसर्च में, ट्राईएंगुलेशन का मतलब क्या होता है किसी भी रिसर्च में, जब हम लोग बहुत ही बड़ा डेटा लेते हैं, अलग अलग मेथड से उस रिसर्च को कंप्लीट करते हैं, तो वो जो रिसर्च होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जेनरिक होता है, और वो उसका रिलायबिलिटी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन इन रिसर्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रिलायबिलिटी ऑफ अ रिसर्च टूल कैन बी टेस्टेड यूजिंग, रिलायबिलिटी यानी कि आप किसी भी जो रिसर्च कितना रिलायबल है, कितना रेप्लिकेबल है, और वो कितना अलग, अगर मान लो कोई एक रिसर्च में आप प्रूव किए तो अलग अलग पर्सन भी अगर उस रिसर्च को उस तरह से प्रूव करता है, अगर वो सही आता है तभी वो क्या हो जाएगा, रिलायबल हो जाएगा, कि उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ओनली वर्ड दिखा था, क्या ओनली वर्ड होगा कि बस क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेगा, क्या बस ये चेकर के प्लेगरिज्म चेकर के बारे में बात करता तो नहीं, इसमें हम लोग को सब चीज़ के बारे में, टेस्ट सही से हुआ कि नहीं हुआ, मेथड क्या क्या यूज़ हुआ, तो ये सभी के बारे में पता चलता है। और ये नाम भी याद रखना, क्रोन बंच अल्फा। ठीक है, प्लेगरिज्म मतलब क्या होता है, किसी भी आप देखो 86 से 95, चलो देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि इधर में जैसे इन्फ्लेबेट, शोधगंगा, तो ये सब है ना, ये आपका हायर एजुकेशन में आपको पढ़ा सकते हैं। अभी तो मैंने इसमें नहीं पढ़ा है, बट हायर एजुकेशन में पढ़ा देंगे इसको। तो चलिए जितना हो रहा कर लेते हैं। 86 से प्लेगरिज्म रेफर्स टू, प्लेगरिज्म किसको रेफर्स करता है, तो ये क्या करता है, यूजिंग समवन एल्स
वर्क आइडिया, किसी के आइडिया को चोरी करना। आप रिसर्च में क्या कर रहे हैं, किसी का आइडिया को चोरी कर रहे हैं विदाउट एनी क्रेडिट, कोई भी क्रेडिट दिए भी नहीं, तो ये क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म कहलाता है। फिर आता है इन्फॉर्म कॉन्स्टेंट इन रिसर्च इथिक रिक्वायर्ड दैट। देखो इसमें क्या होता है कि हम लोग किसी से अगर इन्फॉर्म करके कंसेंट लेके कि हाँ आपका हम इन्फॉर्मेशन को चूज कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हैं, उससे क्या होगा, आपका जो मतलब जिससे भी ले रहे हैं तो आपका जो पर्पस रहेगा वो आपका रिस्क में नहीं आएगा, आप सही तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। एनानियोमिटी इन रिसर्च मतलब क्या होता है, आपको पता ही नहीं है कि जो एनानोमस मतलब क्या होता है, अननोन। ठीक है, तो वहीं से आया। इवन द रिसर्चर कैन नॉट लीक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले, छुपा हुआ रहे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। कॉन्फिडेंशियली मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंशियली यानी कि आपका डाटा आप किसी दूसरे पर्सन को शेयर नहीं कर रहे, पब्लिकली शेयर नहीं कर रहे, आप किसी रिसर्च में हैं और आप अपना डाटा दूसरे को शेयर कर रहे, तो हो सकता है कि आपका जो रिसर्च है वो कोई चोरी कर ले, तो यही मतलब होता है। फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि खुद से आप वर्ड को बस समझो। देखो पूरा सारा ऑप्शन पढ़ने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं आपको समझाने का ये कोशिश करी कि आप वर्ड को पकड़ के भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये मत समझो कि मैम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रही है, 5 मिनट रुक नहीं रही है, वैसा नहीं होगा, वैसा में बहुत टाइम वेस्ट होगा और ऐसा टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। तो मैं आपको समझा दी कि इस टाइप का क्वेश्चन आया और आपको ये सब चीज़ पढ़ना है रिसर्च एप्टीट्यूड में, ये बताना इस क्लास का मोटिव है। मैनिपुलेशन करना, फॉल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, आप गलत डेटा दे रहे हैं, आप सही डेटा नहीं दे रहे हैं, आप सब्जेक्टिव रख रहे हैं, आपका अंदर का बायसनेस है, ये जो होता है फॉल्सिफिकेशन था। फैब्रिकेशन, कोई भी रिसर्च में फैब्रिकेट कर रहे हैं, आप बढ़ा चढ़ा के अगर बात करें तो क्या वो सही होगा, नहीं होगा। ये क्या होता है, डेटा को क्या करता है, गलत करता है, तो फैब्रिकेशन कभी नहीं करना चाहिए। कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी में प्लेगरिज्म को चेक करने के लिए, तो आपका नहीं पता है तो इसका नाम है क्या है, टूट्रिन या फिर शोध सुधा और उरकुंड। ये एक जो है डिजिटल ऐप जैसा है जो आपका यूनिवर्सिटी में क्या करता है, चेक करता है प्लेगरिज्म, यानी कि दूसरे का आप रिसर्च चोरी किए हैं क्या, ये चीज़ चेक करता है। ठीक है। देखो इनफ्लिबेनेट जो होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पहले याद करना। ये एक डिजिटल लाइब्रेरी जैसा होता है जिसमें क्या करते हैं, सारे यूनिवर्सिटी के जो आपके रिसर्च होते हैं वो एक प्लेस पे रहते हैं, तो इसमें क्या होता है, रिसर्च करने में आपको ईजी होता है। और ये सेम चीज़ आपको हायर एजुकेशन में पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैंने इसमें वीडियो नहीं डाला है। ठीक है। फिर शोध गंगा क्या है, तो शोध गंगा भी क्या है, वही इसको होस्ट करता है, इन्फ्लेमेनेट को होस्ट करता है शोध गंगा। ठीक है। यानी कि हायर एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग सॉफ्टवेयर इज कॉमनली यूज टू स्टैटिकल डेटा एनालिसिस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया है। और देखो एक दो बार ऐसा आ जाता है तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। एक्रोड रीडर तो पीडीएफ रीडर होता है, MS पेंट में पेंट करते, फोटोशॉप में आप क्या करें, फोटो एडिट करते, तो बचा क्या, यही चीज बचा ना ऑप्शन। तो इस तरह से आप 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी इस ऑप्शन में पहुंच सकते हैं। अब आता है थेसिस राइटिंग में। तो देखो हम लोग को APA, MLA, हार्वर्ड और शिकागो, ये 4 हम लोग का जो होता है रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। आप बताना, ये ना वीडियो पहले ही आएगा, ठीक है, कल आज तक या कल तक में आएगा। तो आप ये बताना क्या क्या आपको और रिसर्च एप्टीट्यूड में वीडियो चाहिए, क्योंकि 2 टॉपिक बाकी है, एक रेफरेंसिंग स्टाइल और एक प्लेगरिज्म। तो अगर यहाँ से आपको समझ आ जा रहा है तो मैं और वीडियो नहीं बनाऊंगी, और अगर आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ से तो अच्छा बात है। तो APA का फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो अमेरिकन होता है। देखो ये जो होता है ना रेफरेंसिंग स्टाइल, क्या करता है, प्लेगरिज्म को कम करने की कोशिश करता है, सबका जो रिसर्च होता है उसको यूनिक बनाने का कोशिश करता है। तो इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेना। देखो दोनों का फुल फॉर्म है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ह्यूमैनिटी आर्ट्स बैकग्राउंड वाले जो रहेंगे वो इसका यूज़ करेंगे, और साइकोलॉजिकल के बारे में रहेगा तो वो APA का यूज़ करता है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, तो जो कहाँ से वो रिसोर्स लिए हैं, रीडर कहाँ से जो आप रीडिंग करें उसको बैकग्राउंड के बारे में अगर बताएं, रेफरेंस के बारे में बताएं, तो उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। देखो ये जो होता है एकेडमिक सिटिशन जो होता है, ये क्या करता है, एरर को बताने का काम करता है। ठीक है। और ये जो है ना, ये थोड़ा बहुत आपको फुल फॉर्म इसका मतलब क्या होता है बस याद कर लेना। द प्राइमरीली पेज ऑफ फॉर्मल थेसिस टिपिकल इंक्लूड, किस चीज़ को इंक्लूड करता है, तो ये टाइटल पेज को करता है, सर्टिफिकेट को करता है, डिक्लेरेशन और एक्नॉलेजमेंट को करता है। आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें तो आपको बहुत सारा फायदा होगा, आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि रिसर्च एप्टीट्यूड से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, 100 के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, और आपको एक ओवरव्यू हो जाएगी कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और मेरा वीडियो से कितना सॉल्व हो रहा है, ये भी आप देख सकते हैं। और ये आप सोचेंगे कि इजी है, बहुत ईजी है, तो नहीं, क्योंकि आपके 5 क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड्स आते हैं, तो कुछ जो होंगे थोड़ा टफ भी रहेंगे। जैसे कि इसमें ना स्टेप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन नहीं दिया है, मुझे लग रहा है स्टेप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन नहीं दिया है। जैसे कि किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने पे हम लोग को सबसे पहले तो
प्रॉब्लम को फाइंडिंग करता है, देन हम लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं उसका डेटा कलेक्शन अलग अलग मेथड से क्या करते हैं डेटा कलेक्शन करते हैं, देन उसको फिर से हम लोग उसका हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस को रिव्यू होता है एंड देन जो रिजल्ट होता है उसको हम लोग पब्लिश करते हैं। तो जो ये स्टेप होता है ना वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। तो आपका लगभग लगभग रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया एंड आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं।